हेलो बच्चों, वेलकम टू द गुरुकुल एजुकेशन हब। बच्चों, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है, इससे पहले हमारी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है और जो वीडियो अपलोड हुई है वो लाइव प्रोसेस के बारे में आपको बता दिया है। अब बच्चों हम सेकंड वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हम 5 मिनट्स उस पुरानी वाली वीडियो को एक बार रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा था और लाइव प्रोसेस के बेसिस में मैंने आपको क्या बताया था। फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों देखते हैं आज का पहला टॉपिक। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि लाइव प्रोसेस करने के लिए हमें किन किन स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है, और मैंने कहा था कि हमारे पास सच प्रोसेस ऐसे हैं जो हमें लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करेंगे। जैसे एग्जांपल डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे हमारे पास वो प्रोसेस हैं जो डाइजेशन को कंप्लीट करने में हेल्पफुल होंगे। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आए थे बेसिक्स पर। तो मैंने आपसे कहा था बेसिक के अंदर कि हम डाइजेशन या न्यूट्रिशन हम जो कर रहे हैं उसका करने का पर्पस क्या है। हमने जो भी कुछ फूड खाया था उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना चालू कर दिया, और सिंपलेस्ट में तोड़कर हमने क्या किया, जितनी भी प्रोटीन थी वो सब तोड़ दी किसके अंदर, अमीनो एसिड्स के अंदर। अच्छा, जितना भी मेरे पास कार्बोहाइड्रेट था वो सब मैंने तोड़ दिया किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। और बच्चों जितना भी मेरे पास फैट था ये सब मैंने तोड़ दिया फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल के अंदर। ग्लाइसरॉल क्या है, एक एल्कोहलिक पार्ट है, एक एल्कोहलिक पार्ट है जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। OH ग्रुप यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपसे बोला जाए आपकी बॉडी में बेसिकली जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, वो आपके 3 पार्टिकल्स होंगे। कौन से पार्टिकल्स होंगे हमारे पास, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड। ये 3 पार्टिकल्स हैं जो आपकी बॉडी में एनर्जी देने का काम करेंगे। उसके बाद मैंने एक एग्जांपल भी लिया था, मैंने आपसे कहा था अगर मैं विटामिन की बात करूं तो विटामिन मॉलिक्यूल्स वो हैं जो एनर्जी नहीं देंगे, बट कहीं ना कहीं कैसे काम करने वाले, कोफैक्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, कोफैक्टर मॉलिक्यूल की तरह। अब आपसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर मतलब होता है विटामिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एनर्जी बनाने में काम नहीं करेगा, एनर्जी को बनवाने में काम करेगा। एनर्जी को बनाने में काम नहीं करेगा, एनर्जी को बनवाने में काम करेगा, देन दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज अ कोफैक्टर। तो सिमिलरली इसमें सिर्फ मात्र मैं विटामिन को इन्वॉल्व नहीं करूंगा। बच्चे हमारे पास जो मिनरल्स होते हैं सच एज सोडियम आयन हो गया, सच एज कैल्शियम डाई पॉजिटिव हो गया, Cl माइनस हो गया, कैल्शियम डाई पॉजिटिव हो गया, ये सब मेरे पास कहीं ना कहीं वो एलिमेंट है जो हमारे किसी ना किसी मेटाबॉलिक पाथवे में इस्तेमाल होंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ जो एनर्जी बनानी होगी उसे बनवाने में हेल्प करेंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि इनके बिना एनर्जी बनवाना पॉसिबल नहीं है। जितनी भी आपकी तमाम रिएक्शंस हो रही हैं, जितनी भी आपके तमाम मेटाबॉलिक पाथवेज चल रहे हैं, उन सबको करवाने वाला बेसिक स्टेप एक आपके पास यही होगा। यहां तक क्लियर है। हमने लास्ट ये सब किया था, उसके बाद एक लास्ट पीडीएफ थी, उसके बाद हमारी जो मैंने आपको बताया था कि लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, हम कैसे पहचानेंगे कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या डेड है। तो उसको पहचानने का एक तरीका है हमारे पास। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो बच्चे मैंने कहा था इसका मूव करने की टेंडेंसी होगी। क्या करेगा, मूव करने की टेंडेंसी होगी। बच्चे मैंने कहा है कि आपके पास अगर मैं किसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की बात करूं तो पहला किसी लिविंग के लिए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी उसके पास मूव करने की टेंडेंसी होगी। अब आपके दिमाग में कंसेप्ट आ रहा होगा कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो प्लांट भी इन्वॉल्व है और हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो एनिमल भी इन्वॉल्व है। तो आप कैसे कह रहे हैं एनिमल तो मूवमेंट कर रहा है, क्या प्लांट मूवमेंट कर रहा है? बिल्कुल, प्लांट भी मूवमेंट कर रहा है। प्लांट के जो मूवमेंट्स होते हैं, दिस मूवमेंट इज नोन एज अ स्टैटिक मूवमेंट्स। मैंने आपको, जिस बच्चे ने डायरेक्टली मेरी अभी पहली वीडियो देख रहा है, संभावना है उस बच्चे को ना समझने आए तो वो पहले फर्स्ट वाली वीडियो को देखे, लेक्चर 1 जो अपलोड हो चुका है इसी चैनल के अंदर, उसको देखने के बाद सेकंड वाली वीडियो पर आए। तो बच्चे मैंने आपसे कहा कि प्लांट जो शो करेगा विच इज अ स्टैटिक एंड एनिमल जो शो करेगा विच इज अ लोकोमोशन। तो दोनों में अंतर में समझ नहीं आ रहा है। एनिमल का मूवमेंट एक जगह पे खड़े खड़े नहीं है, एनिमल के अंदर मूवमेंट
लोकोमोटरी है, लोकोमोटरी मतलब चल सकता है, फिर सकता है, जो भी काम कर रहा है लोकोमोटरी मूवमेंट्स है। दूसरा, अगर मैं बोलूं प्लांट्स के अंदर, तो आपने एक टर्म सुना होगा फोटोट्रोपिज्म। प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है, प्लांट का मूवमेंट होता है लाइट की तरफ। एग्जाम्पल सनफ्लावर, सनफ्लावर अपना मूवमेंट करता है सनलाइट की तरफ, जहां से सनलाइट आएगी वो उस तरफ मुड़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, दिस मूवमेंट इज नोन एज स्टैटिक। जगह एक है बट मूवमेंट तो पॉसिबल हो रहा है ना। क्लियर है? अब उसके बाद मैंने आपसे कहा था नेक्स्ट पॉइंट कि अगर किसी लिविंग थिंग्स की हम बात करें तो उसको फूड भी चाहिए, एयर भी चाहिए, पानी भी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद मैंने आपसे कहा था, कि अगर मैं किसी लिविंग की बात करूं तो उसके बाद किसकी टेंडेंसी होगी? आप बोलेंगे ग्रोथ करने की टेंडेंसी होगी। अगर मैं किसी लिविंग की बात करूं तो उसके बाद किसकी टेंडेंसी होगी? ग्रोथ करने की टेंडेंसी होगी। ग्रोथ करेगा, ग्रोथ दिखाई देगी। उसके बाद नेक्स्ट उसके पास टेंडेंसी होगी रेस्पिरेशन करने की। और बच्चे ये आपको पता होना चाहिए, रेस्पिरेशन करने का एकमात्र उद्देश्य मेरा क्या है? एनर्जी बनाना। और मैंने आपसे कहा था मैं एनर्जी बनाऊंगा किस फॉर्म में? एटीपी। दिस इज अ एनर्जी करेंसी ऑफ देयर बॉडी। हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी जो है वो मात्र कौन है? एटीपी है। हमारी बॉडी की जो एनर्जी करेंसी है वो कौन है बच्चे? एटीपी। और एटीपी कहां बनेगा? आप बोलेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस में देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, सारे काम हो गए, एनर्जी बन गई, एनर्जी बनानी थी वो काम कर लिया, डाइजेशन कर लिया हमने, डाइजेशन किया, रेस्पिरेशन किया, ऑक्सीजन आ गई, एनर्जी बना ली। एनर्जी बनाने के बाद करना क्या है? हमारा जो काम था वो हो गया ना, फूड खाने का जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। अब क्या करना है? एक्सक्रीशन करना है। जितना वेस्ट पार्ट है, क्या मैं उसको बॉडी से एलिमिनेट कर दूं कि नहीं करूं? तो अगर मुझे एक्सक्रीट करना है तो ये प्रोसेस चालू हो जाएगा, दिस नोन एज अ एक्सक्रीशन प्रोसेस। आ रहा है बच्चे? अच्छा, अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, मैंने कहा था आप रिस्पॉन्ड करेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हेल्प से। आप रिस्पॉन्ड करेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हेल्प से। एंड दिस टर्म, बच्चे मैंने इस टर्म को एक नाम दिया था कल, अगर किसी को याद हो, कल वाली वीडियो में जिसने देखा होगा, उस टर्म को मैंने नाम दिया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या नाम दिया था? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये मैंने इसको एक टर्म का नाम दिया था। और इसको देने का पर्पस क्या था? आपकी बॉडी में क्या ब्रेन पूरी तरीके से पूरी बॉडी को रेगुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? हमारे पास ब्रेन है, ब्रेन हमारे इस पोर्शन में है। ये हमारा ब्रेन वाला पोर्शन जो है, क्या मेरे हर एक मूवमेंट को रिस्पॉन्सिबल कर रहा है कि नहीं कर रहा? मतलब मेरा क्या बॉडी का जितना भी मूवमेंट हो रहा है उसको रेगुलेट, कंट्रोल करने वाला और कोऑर्डिनेशन करने वाला हमारे पास कौन है? ब्रेन है। समझ नहीं आ गया? बच्चे हम सिर्फ एक दो चीजें के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायो के अंदर, क्लास 10th का टॉपिक नंबर 2। तो बच्चे इसमें हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसके अंदर मेरे पास आएगा नर्वस सिस्टम। सबसे पहले मेरे पास इसके अंदर जो इन्वॉल्व होगा उसको हम बोलेंगे नर्वस सिस्टम। और बच्चे इसी के अंदर जो सेकंड टॉपिक इन्वॉल्व होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहला जो सिस्टम आने वाला है इट्स अ नर्वस सिस्टम, एंड सेकंड सिस्टम जो आने वाला है वो एंडोक्राइन सिस्टम है। और दोनों के एसोसिएशन से जो बॉडी रेगुलेट हो रही है, देन दिस टर्म इज नोन एज अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जिसके बारे में इस टॉपिक में कुछ भी डिस्कशन नहीं करने वाला हूं, जो आपका बेटरली पॉइंट नेक्स्ट टॉपिक बताएगा। और इसीलिए उस नेक्स्ट टॉपिक को डाला भी गया है कि सडन प्लांट हार्मोन्स भी हैं, बॉडी हार्मोन्स भी हैं, ग्रोथ है, रेगुलेट कैसे होना है, वो सब बताया जाएगा उसके अंदर। और कल की क्लास का लास्ट टॉपिक जहां पर हमने क्लास खत्म कर दी थी, वो लास्ट टॉपिक है बच्चे। मैंने कहा था कि एक और प्रॉपर्टी होगी विच इज नोन एज अ रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हम जानते हैं आने वाले कुछ समय बाद एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की एक लाइफ स्पेन है, और उस लाइफ स्पेन को पूरा होने के बाद एक ऑर्गेनिज्म में एक फेज आता है, उसको बोलते हैं डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज मतलब होता है एक वृद्ध अवस्था, एक ऐसी अवस्था जहां पर आपकी ग्रोथ अल्टीमेटली बंद हो जाएगी और आप उस बाउंड्री के सीमित होंगे जहां पर आपका, बोल सकते हैं, छोड़ने का एक नंबर चालू होने वाला होगा। अब उस दौरान आपने
रिप्रोड्यूस, अगर मैंने कहा ये टर्म मैंने कैंसिल कर दिया है, रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो हमें जाहिर सी बात है इस विदाउट रिप्रोडक्शन क्या हमारे पास हमारी नई लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी? और आने वाले समय में क्या होगा? अल्टीमेटली लाइफ डिसबैलेंस होने से क्या होगा? फूड चेन इफेक्ट होना चालू हो जाएगा, और फूड चेन इफेक्ट होगी तो क्या होगा? अल्टीमेटली पूरा ही इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जितनी भी जनजातियां हैं वो सब धीरे धीरे एलिमिनेट करना चालू कर देंगी, और जैसा पहले इवोल्यूशन हुआ था अर्थ का, सेम उस कंडीशन में दोबारा से अर्थ फिर वापस लौट के आ जाएगी। तो हम ये जानते हैं इस चीज को कि बच्चे रिप्रोड्यूस करना कंटिन्यूटी ऑफ देयर लाइफ के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, इसके बिना रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये सब हमारा कल का लास्ट टॉपिक था। हम आज न्यू टॉपिक चालू करते हैं, जो हमारे पास टॉपिक है मीनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो बच्चों बता दिया मैंने आपको मीनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए आप जो भी स्टेप्स लेते हैं, आप जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, बेसिक जो भी आपके स्टेप्स हैं, अब आप बोलेंगे कौन से बेसिक स्टेप्स? तो बच्चे आपके जो बेसिक स्टेप है, सच एज मैंने आपसे कहा था भी, सच एज आपका न्यूट्रिशन आप करा रहे हैं। अच्छा, डाइजेशन आप उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल है बना रहे हैं। अच्छा, आपने रेस्पिरेशन किया बच्चे, ऑक्सीजन लिया, उसके बाद आपने ट्रांसपोर्टेशन किया, जो भी पदार्थ थे उनको कहां पहुंचाया? सेल के पास पहुंचाया। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य क्या है? इन सारे प्रोसेस से हमारा उद्देश्य यह है कि हम क्या बना पाए बच्चे? हमें एनर्जी बनानी है। क्या बनाना है? एनर्जी। और अगर हमें एनर्जी बनानी है तो हमें एनर्जी किस सोर्स से बनानी है? आप बनाएंगे एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में। मैंने आपसे कहा पहला मैंने न्यूट्रिशन लिया है, सेकंड में डाइजेशन लिया है, रेस्पिरेशन लिया है, ट्रांसपोर्टेशन लिया है, और एनर्जी बना के रेडी करी। और एनर्जी जो बनेगी ना बच्चे, आप उसका ठिकाना जानते हैं, उस ठिकाना कहां पर है? आप बोलेंगे सेल के अंदर। अब आप सेल के अंदर एनर्जी कैसे बनाएंगे? अरे आपने पढ़ा हुआ है सेल के अंदर एक पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, दिस पार्टिकल इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। अरे एनर्जी बनाने वाला तो पार्टिकल यही है ना, जो कहां मिलेगा आपको? सेल के अंदर मिलेगा। मतलब जहां पर एनर्जी बनेगी वो पार्टिकल कौन सा है? सेल। और सेल के अंदर भी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप सबसे पहले इन सारे मटेरियल्स को कहां तक पहुंचाइए? सेल के पास पहुंचाइए। और जैसे ही सेल के पास पहुंचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एक्सचेंज होगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगी? एनर्जी बनाना चालू कर देगी। और जिस फॉर्म में एनर्जी बनेगी, दिस इज नोन एज एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इतना क्लियर है? ये सारे काम हो जाने के बाद, जो आपके पास एलिमिनेटेड स्टेप है बच्चे, मैंने कहा था जो आपके पास वेस्ट मटेरियल है उसको मुझे क्या करना है? बॉडी से इजेक्ट करना है, बाहर निकालना है। देन दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। और हमारे पास लास्ट प्रोसेस आएगा जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, ग्रोथ एंड मूवमेंट और उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चे इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे, जो है चैप्टर नंबर 2, क्लास 10th। चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th के अंदर आपको ये मिलेगा। तो इतना आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि हमने लाइफ प्रोसेस के अंदर बेसिक्स में क्या देखा है, और हम पता होना चाहिए कि हम चैप्टर में क्या करा रहे हैं। तो अब तक मैंने आपको बेसिक्स के बारे में इतना डिटेल स्टडी दे दी है कि हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं उसको, और क्या क्या सिनेरियो उसके अंदर मिलने वाले हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज तो क्लियर हो चुकी होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन से, और बच्चे हम एंड कर देंगे एक्सक्रीशन पर। बात करेंगे हम न्यूट्रिशन से और एंड कर देंगे हम एक्सक्रीशन पर। तो बच्चे हम एक काम करते हैं, पहला टॉपिक चालू करते हैं, और आज से आप मान सकते हैं कि बेसिक्स मैंने समाप्त कर दिया है। बस कुछ बच्चों को अभी भी संभावना है कि एक टॉपिक में दिक्कत आ भी सकती है। जो हमारे पास टॉपिक क्या है, बेसिक वाले टॉपिक में एक समस्या आ सकती है छोटी सी, हम एक बार उसको देख लेते हैं। एक बार हम बेसिक वाले टॉपिक को देख लेते हैं, इसमें समस्या आने की संभावना रहेगी। अच्छा बच्चे यहां देखिए, अब हम क्या करने वाले, एक टॉपिक समझते हैं। वो टॉपिक है बेटा मेरे पास मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले हम एक टॉपिक समझेंगे, वो टॉपिक मेरे पास क्या है? मेटाबॉलिज्म।
अब हम आते बच्चे मेटाबॉलिज्म टॉपिक पर। बच्चे अगर मैं मेटाबॉलिज्म की बात करूं तो मैंने आपसे कहा था मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म एक वो स्टेप है जहां पर मेरी बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म वो स्टेप है जहां पर मेरी बॉडी के अंदर क्या चलेगा, टोटल रिएक्शन चलेगी। तो बच्चे मैं बोल सकता हूं सम ऑफ ऑल रिएक्शंस which is occur in living cell, which is occur in living cell। लिविंग सेल में टोटल चलने वाली जो रिएक्शंस हैं, उस रिएक्शन को मैंने क्या बोल दिया बेटा, मेटाबॉलिज्म कह दिया। एक लिविंग सेल में टोटल कितनी रिएक्शन चल सकती है, बनने वाली रिएक्शन, टूटने वाली रिएक्शन, ब्रेक डाउन रिएक्शन, सिंथेसाइजिंग रिएक्शन, जो भी आपकी हो रही है वो एक कंप्लीट जो रिएक्शंस है, उस रिएक्शन को मैंने आपसे क्या कह दिया, मेटाबॉलिज्म है। अच्छा, मेटाबॉलिज्म को अगर मैं दो हिस्सों में तोड़ूं तो बच्चे हम इसको क्या बोल सकते हैं। अगर मैं इस मेटाबॉलिज्म को दो हिस्सों में तोड़ूं तो हम इसे क्या बोलेंगे। सबसे पहला स्टेप यहां पाया जाएगा, इसको बोलेंगे हम एनाबॉलिक रिएक्शंस, एनाबॉलिक रिएक्शन। अच्छा बच्चे, सेकंड स्टेप यहां जो पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन, सबसे पहला स्टेप एनाबॉलिक रिएक्शंस और सेकंड स्टेप कैटाबॉलिक रिएक्शंस। अब यहां देख लेते हैं व्हाट इज एनाबॉलिक रिएक्शन एंड व्हाट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो अगर मैं एनाबॉलिक रिएक्शन की बात करूं, इसको हम अदर नेम से बोलते हैं, विच इज नोन एज सिंथेसाइजिंग रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चे इसको एक अदर नेम से बोलेंगे हम, जिसको नाम क्या रखेंगे, सिंथेसाइजिंग रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, सिंथेसाइजिंग रिएक्शन। अच्छा, ये सिंथेसाइजिंग रिएक्शन क्या होता है। अच्छा बच्चों, अब यहां पर देखिए, मैंने आपसे कहा एनाबॉलिक रिएक्शन कैसी होगी, सिंथेसाइजिंग रिएक्शन। इसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है, आपके यहां पर इस रिएक्शन के अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। बॉन्ड फॉर्मेशन यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे हम इस रिएक्शन के अंदर देखें, हम बोल सकते हैं सिंपल कंपाउंड से क्या बनाएंगे, यहां पर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, या बच्चे हम यहां पर बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यहां पर हम फॉर्मेशन करेंगे। मतलब सिंपल से क्या बना रहे हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अब सिंपल से जब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनेगा तो जाहिर सी बात है यहां पर बॉन्ड का तो निर्माण होगा। अच्छा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो, क्या ये स्टेप एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप है, एनर्जी रिलीजिंग स्टेप है। क्या ये स्टेप एनर्जी कंज्यूमिंग है या एनर्जी रिलीजिंग स्टेप है। तो यहां पर देखिए बच्चे, इसका पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास इसका एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। और अगर हम इस स्टेप के अंदर देखें तो फोटोसिंथेसिस में आपको क्या मिलेगा, आप किसी प्लांट को CO2 देंगे, उसको आप क्या देंगे, वाटर का मॉलिक्यूल देंगे। ये जो रिएक्शन होने वाली है वो एक पार्ट में होगी, इसका नाम होगा क्लोरोप्लास्ट। और इसी पार्ट के अंदर एक लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस से होगा, आप बोलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस से होगा और ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर जिसका नाम होगा C6H12O6 प्लस यहां पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। क्या ये दोनों मेरे पास सिंपल हैं, सिंपल मॉलिक्यूल हैं, प्लस बच्चे क्या ये मेरे पास दोनों इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हैं। क्या मैंने इससे क्या फॉर्म कर लिया, ग्लूकोज। बोल सकता हूं क्या ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है,
अच्छा, क्या ये इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक पार्टिकल है? तो क्या बोलेंगे, ये हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। समझ नहीं आ गया? अब जरा मुझको ये बताइए, क्या ये रिएक्शन एनर्जी लेके हो रही है या एनर्जी रिलीज हो रही है? इस रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। और एनर्जी देने वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चे ये टर्म हम केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। बायो के लिए आप क्या बोलेंगे? इस रिएक्शन को आप बोलेंगे एंडरगोनिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एंडरगोनिक रिएक्शन। ये मेरे पास एंडरगोनिक रिएक्शन है, ये मेरे पास एंडरगोनिक रिएक्शन है। बच्चे जो अपना अगला स्टेप है, अब बात करने वाले हैं हम कैटाबॉलिक रिएक्शन की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं यहां पर कैटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में। अच्छा, यहां देखते हैं इस कैटाबॉलिक रिएक्शन की अगर हम बात करें, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन रिएक्शन। ब्रेकडाउन रिएक्शन, या इसको हम एक नाम और दें तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। अच्छा बच्चे, ब्रेकडाउन रिएक्शन या डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन क्या होता है? इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस बार बिल्कुल एनाबॉलिक रिएक्शन का अपोजिट यहां पर हम काम करने वाले हैं। अच्छा, एनाबॉलिक रिएक्शन में हमने क्या किया था? इस वाले रिएक्शन के अंदर हमारा काम ये था, हमने इसको बोला था सिंथेसाइजिंग रिएक्शन। तो बच्चे मैंने इसको क्या बोल दिया? डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर बॉन्ड का क्या होगा? आप बोलेंगे यहां पर बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा। अच्छा, क्या मैं इधर सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना रहा था? बच्चे इस बार मैं यहां क्या करूंगा? इस बार मैं यहां क्या करने वाला हूं? इस बार मैं यहां क्या करने वाला हूं? सिंपल मॉलिक्यूल से, इस बार मैं यहां पर क्या करने वाला हूं? इस बार बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से या कंपाउंड से क्या बनाने वाला हूं? एक सिंपल मॉलिक्यूल बना के रेडी करने वाला हूं। सिंपल मॉलिक्यूल रेडी करने वाला हूं। अगर मैं कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल रेडी करूंगा, अगर मैं कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल रेडी करूंगा, तो यहां पर क्या होगा? एनर्जी बनेगी या एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा? एनर्जी बनेगी या उसका अमाउंट यूटिलाइजेशन होगा एनर्जी का? तो यहां देखते हैं हम एक एग्जांपल समझते हैं इसका उल्टा। क्या बच्चे हम ये बोल सकते हैं हमारे पास जो रेस्पिरेशन है, क्या वो फोटोसिंथेसिस का एक उल्टा स्टेप है या नहीं है? जो रेस्पिरेशन है, क्या वो फोटोसिंथेसिस का एक उल्टा स्टेप है या नहीं है? एग्जांपल हम समझते हैं इसकी रिएक्शंस को। क्या मैंने C6H12O6 लिया और इसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई? इसको हमने इस बार ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। जैसे ही क्या हम इस रिएक्शन को करवाएंगे, बच्चे आप जानते हैं इसकी साइट क्या है? हम बोल सकते हैं इसकी साइट आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होगी। और जैसे ही हम इस रिएक्शन को करवाएंगे, तो क्या यहां पर आउटपुट आपको CO2 मिलेगा? क्या यहां पर आउटपुट आपको H2O मिलेगा? क्या बच्चे यहां पर आउटपुट आपको एनर्जी मिलने वाली है या नहीं? अरे आया बच्चों? जिस भी बच्चे को कोई समस्या हो रही हो तो बेटा वो रिप्लाई कर सकता है मुझे कमेंट में, बता सकता है इसके बारे में। तो आपकी समस्या का सॉल्यूशन बिल्कुल हम करेंगे। एक हो सकता है सेपरेट वीडियो भी बनाए इसके रिगार्डिंग, बट आपको इस पर एक्टिव होना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, जब ही हम इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि बेटा रेस्पिरेशन स्टेप जो है बिल्कुल विपरीत स्टेप है, उल्टा स्टेप है किसके मुकाबले? फोटोसिंथेसिस के मुकाबले। तो यहां पर मैं क्या यूज कर रहा हूं? जाहिर सी बात है यहां पर मैं क्या यूज कर रहा हूं? यहां पर मैं यूज कर रहा हूं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। क्या यूज कर रहा हूं बेटे? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, ये हम ले रहे होंगे। अच्छा, अब जरा मुझको आप ये बताइए, इस रिएक्शन को देखकर आप ये बताइए,
क्या इसमें एनर्जी ली जा रही है, एनर्जी निकल रही है? तो बोल सकता हूं बच्चे, क्या यहां पे एनर्जी निकल रही है? और एनर्जी निकलने वाले स्टेप को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? आप बोलेंगे दिस स्टेप इज नोन एज, दिस स्टेप इज नोन एज, आप बोलेंगे दिस स्टेप इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये मेरे पास एक्सो है। बच्चे मैंने आपसे कहा था ये टर्म भी केमिस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, तो बायोलॉजी में आप क्या बोलेंगे? इसको एक्सो ना बोलकर इसके लिए हम एक शब्द यूज करेंगे विच इज नोन एज एक्सरगोनिक। क्या बोलोगे आप? एक्सरगोनिक स्टेप्स के बारे में बताएंगे। आया बच्चे, ये मेटाबॉलिज्म है जिसके बारे में पता होना चाहिए आपको, कि मैं बार बार टर्म का इस्तेमाल करूंगा। मेटाबॉलिज्म हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रही है, और मेटाबॉलिज्म हो रही है तो क्या मेटाबॉलिज्म हो रही है? ये पूरी मेरे पास मेटाबॉलिज्म है। यहां तक आया? आया बच्चे, अब हम आगे कंटिन्यू करने वाले। लिविंग के बारे में कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई, बेसिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, उसके बारे में ये सब हमारे टॉपिक डिस्कस हो गए हैं। अब बच्चे हम आते हैं नेक्स्ट फर्दर टॉपिक पे, जो है हमारे पास न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? अब आपके लिए आसान भी, आप खुद भी रिप्लाई कर सकते हैं इसका। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? तो क्या बच्चे हम ये बोल सकते हैं न्यूट्रिशन एक ऐसा स्टेप है जहां पर हम क्या लेने वाले होंगे? यहां पर हम फूड इंटेक करने वाले होंगे। बच्चे हम बोल सकते हैं ना, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम क्या लेने वाले होंगे? न्यूट्रिशन एक ऐसा स्टेप है जहां पर हम क्या लेने वाले होंगे? बच्चे न्यूट्रिशन मेरे पास एक ऐसा स्टेप है जहां पर क्या हो रहा होगा? जहां पर हम बोल सकते हैं हम यूटिलाइजेशन करने वाले होंगे। जहां पर हम यूटिलाइजेशन करने वाले होंगे किसका? हम बोलेंगे यहां पर हम क्या खा रहे हैं बच्चे? यहां पर हम ऐसा सब्सटेंस खा रहे हैं जिससे हम क्या बना रहे हैं? हम एनर्जी बनाने का काम कर रहे हैं। तो क्या बच्चे मैं यहां पर एग्जाम्पल लिख सकता हूं? क्या हम कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर रहे होंगे? क्या बच्चे बोल सकता हूं यहां पर हम प्रोटीन्स खा रहे होंगे? क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर हम फैट का कंजप्शन कर रहे होंगे? तो ये सारे मेरे पास वो स्टेप है, यहां पर आप क्या बोल सकते हैं? इनको हम न्यूट्रिशन बोलेंगे। अच्छा, मेन आप पहले पॉइंट सुनिए। मैंने आपसे कहा न्यूट्रिशन वो स्टेप है जहां पर आप न्यूट्रिएंट खा तो रहे हैं, बट उस ऑर्गेनिज्म किस लिए खा रहा है? एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। जहां पर आप न्यूट्रिएंट इनटेक कर रहे हैं और करने का पर्पस क्या है? एक एनर्जी प्रोवाइड करना, एनर्जी लेना उस बॉडी के लिए। और एनर्जी आपको कहां से मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, प्रोटीन से मिलेगी और फैट से मिलेगी। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं और हम एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, वो एग्जांपल है मेरे पास, विटामिन्स। और दूसरा मैंने भी आपसे कहा था भी, अगर मैं एक और एग्जांपल की बात कर लूं इसी बीच में, तो बच्चे मैं बोल सकता हूं मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल, ये दोनों एक ऐसे पार्टिकल हैं जिनका हम इन्वॉल्वमेंट न्यूट्रिएंट्स में नहीं करेंगे। अब आप बोलेंगे बाय इट इज नॉट इन्वॉल्व द न्यूट्रिएंट। मैंने कहा न्यूट्रिएंट तो आपको वो पार्टिकल है ना जो आपको एनर्जी दे रहे हैं, बट ये पार्टिकल एनर्जी नहीं देते हैं। ये पार्टिकल आपकी बॉडी की मेल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होते हैं। मतलब बोल सकते हैं इट इज नॉट प्रोवाइडिंग द एनर्जी, बट इट हेल्प टू प्रोवाइडिंग द एनर्जी। एनर्जी नहीं बनाने में काम, एनर्जी नहीं बनाएंगे, बट एनर्जी को बनवाने में इनका बहुत एनरोलमेंट है। तो ये क्या करेंगे? एनर्जी बनवाने का काम करेंगे। और इसीलिए मैंने इनको क्या बोला गया है? इसीलिए मैंने इनको क्या बोला गया है? कोफैक्टर मॉलिक्यूल। क्या बोल रहे हैं हम इसको? कोफैक्टर मॉलिक्यूल। यहां तक क्लियर है बच्चे? न्यूट्रिशन के बारे में आप समझे। जो हम ले रहे हैं विच इज नोन एज अ न्यूट्रिएंट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मेन उद्देश्य है आपकी बॉडी में एनर्जी बनाने का, और जो पार्टिकल का मैं यूज करूंगा विच इज नोन एज अ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, एंड विच पार्टिकल आर रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस इज नोन एज अ फैट। सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलेगी? तो आपको याद रखना है फैट से। बट फैट के अंदर प्रोसेसिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। तो बच्चे सबसे जल्दी एनर्जी किससे मिलेगी? तो आप बोलेंगे फास्टली एनर्जी आपको किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। सबसे फास्ट एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। और आप जानते हैं हम कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या हम ऐसी अवस्था में होते हैं जो हमारे लिए एक डेंजरस अवस्था है, जहां हम हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो डॉक्टर हमारे पास क्या चलाता है? ड्रिप की बोतल चलाता है, जिसमें क्या होता है? ग्लूकोज होता है।
हाँ, अपनी बॉडी में ग्लूकोज क्या है? इट इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बच्चे एक चीज समझिए, जहां पर शब्द ओज लग रहा होगा ना, जहां पर हम एक शब्द समझते हैं, अगर एक केमिस्ट्री में बढ़ दिया जाता है सफिक्स, सफिक्स मतलब होता है बेटा, एक हम केमिस्ट्री में वर्ड इस्तेमाल करते हैं बेटा सफिक्स। सफिक्स मतलब होता है जहां पर लास्ट में हम जो वर्ड लगा रहे हैं, अगर आपको लास्ट में किसी भी नेम के आगे ये शब्द मिले, एज मिले, तो बच्चे आप समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूं। आप बोलेंगे एक एंजाइम्स की बात कर रहे हैं। अगर आपको लास्ट में सफिक्स के अंदर, लास्ट में सफिक्स के अंदर आपको एक शब्द दिखाई दे जिसको मैं बोल रहा हूं ओज, तो बच्चे समझ जाना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं यहां पर बात किसके बारे में कर रहा हूं? एक शुगर मॉलिक्यूल के बारे में। और जो शुगर मॉलिक्यूल होता है, इट इज एग्जांपल ऑफ, इट इज एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इट इज एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है बच्चे? कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जांपल है। तो बेटा मैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो बताना था मैंने आपको बता दिया है। इसका आपको याद रखना है, बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आपको ये पॉइंट याद रखना है कार्बोहाइड्रेट के पर्पज से। अब जो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगला हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगला जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास दो प्रकार के हैं। पहला आपको मिलेगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा मिलेगा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक क्या है? जो अपना खाना खुद सेल बना सकते हैं। क्या करेंगे? ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेंगे, इनके पास टेंडेंसी होगी अपने खाने को खुद बनाने के लिए। हेट्रोट्रॉफ्स के पास खाना बनाने की टेंडेंसी नहीं है, इन लोगों के पास खाना बनाने की टेंडेंसी नहीं है। तो ये फर्दर तीन प्रकार के हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज अ ऑटोट्रॉफ्स, तो बच्चे हम नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं, यहां पर ऑटोट्रॉफ्स क्या है। तो अगर आपसे बोला जाए ऑटोट्रॉफ्स क्या है, ऑटोट्रॉफिक मोड मेरे पास एक ऐसा मोड है, ऑटोट्रॉफिक मोड मेरे पास एक ऐसा मोड है जहां पर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहा है, मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहा है। अच्छा कैसे करेगा? तो ये आपको याद रखना है, इसके पीछे भी करने का रीजन क्या है? अपना सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले रहा है, मटेरियल्स ले रहा है, जैसे एग्जांपल है CO2, एग्जांपल है वाटर, और इससे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के माध्यम से किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है? एक ऑर्गेनिक पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। जैसे एग्जांपल, प्लांट ने CO2 लिया विद द हेल्प ऑफ लीव्स, प्लांट ने पानी लिया विद द हेल्प ऑफ रूट्स, उसके बाद सनलाइट इनटेक करी और यहां पर एक शुगर का पार्टिकल बना के रेडी कर दिया। अच्छा आप जानते हैं शुगर का पार्टिकल कौन सा होगा? क्या इसको मैं ग्लूकोज बोल सकता हूं? तो C6H12O6 बना लेगा। और जब ये इसका अमाउंट एक एक्सेसिव मात्रा में होगा, जब इसका अमाउंट एक एक्सेस मात्रा में होगा, तो बच्चे ये स्टोर हो जाएगा किस फॉर्म में? आप बोल सकते हैं इट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, इट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, आप बोलेंगे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेगा, ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेगा। तो हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में बना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक्सेसिव अमाउंट में बना और किस फॉर्म में स्टोर हो गया? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो गया। पत्तियों ने क्या अमाउंट रिलीज किया? तो पत्तियों ने यहां पर अमाउंट किसका रिलीज किया है? ऑक्सीजन का अमाउंट रिलीज करना चालू कर दिया। तो ये काम हमारे पास क्या हुआ है? एक फोटोसिंथेसिस स्टेप हुआ है। तो इस बीच में उस ऑर्गेनिज्म ने क्या बनाया? खाना बना के रेडी कर लिया है। तो इसका मतलब जितने भी हमारे पास ग्रीन प्लांट्स होंगे वो सब इस एग्जांपल को शो करेंगे। तो आपको याद रखना है ऑल ग्रीन प्लांट। बच्चे मैंने यहां पर ऑल ग्रीन प्लांट ही क्यों बोला है? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या कर रहे होंगे, जो ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या बना रहे होंगे? पिक्चर प्लांट्स लाइक इंसेक्टिवोरस जो होते हैं। तो जाहिर सी बात है वहां पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे प्लांट भी हैं जो नॉन ग्रीन प्लांट हैं और क्या कर रहे होंगे? वो हमारे पास इंसेक्ट को खाकर अपनी पूरी प्रतिक्रिया है फॉलो कर रहे होंगे। तो हमारे पास जो प्रोसेस हो रहा है ऑटोट्रॉफिक का, ये कहां हो रहा है? ग्रीन प्लांट्स के अंदर। क्या बच्चे में इसका एग्जांपल अगर मैं नोट करना चाहूं तो क्या एल्गी बोल सकता हूं? क्या मैं इसका एग्जांपल नोट करना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं और बच्चे एल्गी भी करेगी।
अच्छा, बेसिकली अगर मैं एल्गी की बात करूं तो बच्चे कौन सी एल्गी? आप बोलेंगे दिस एल्गी इज नोन एज अ ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी ये हमारे पास क्या करेगी? इस काम को करने के लिए इन्वॉल्व होगी। आज बच्चे हमने यहां तक आपको बता दिया है ऑटोट्रॉप्स के बारे में। मैं कल 5 मिनट का ब्रीफ आपको दूंगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कंटिन्यू करेंगे। जो आज का लेक्चर था वो सेकंड लेक्चर था। कल जो अपलोड होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर वीडियो बनेगी वो लेक्चर नंबर 3 होगी। तो अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। जो कंटेंट आपको मिलने वाला है वो जबरदस्त कंटेंट रहेगा। तो आपको ये वीडियो लगातार देखनी है, टिल द एंड तक देखनी है, वॉच करनी है और आपको अपने दोस्तों तक शेयर करना है। बच्चे, आपका ही सहयोग हमको आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। अगर आप जितना ज्यादा हमें सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज्यादा हमें व्यूज आप दिलाएंगे, तो हमारा भी एक मोटिवेशन होगा कि हम आपके लिए एक नई से नई वीडियो बना के आपको दें। तो बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस दूसरा, जो रेगुलर वे में हो रहा है, मैंने जो आज आपको ऑटोट्रॉप्स तक करा दिया है, आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप एक बार एनसीईआरटी को खोलें, उसको रीड ऑन करें, हाईलाइट करें, जहां जो शब्द लिखना हो वो ऐड ऑन कर सकते हैं। या आप साथ साथ मेरी वीडियो के पैरेलली आप एनसीईआरटी बुक को ओपन कर लें, जिससे आपके लिए क्या होगा, एक बहुत बड़ा फायदा ये मिलेगा कि आप साथ साथ एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे। समझ नहीं आ गया? तो ये सब आपके लिए है और आपके लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी ये होती है कि इन वीडियोस को क्या करना है, आगे पहुंचाना है और दोस्तों तक फॉरवर्ड करना है। बच्चे, बने रहिए वीडियो पर, देखते रहिए वीडियो को। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट पर रिप्लाई कर सकते हैं।